पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अवाम से टेलीफोन पे सवालात लिए और उनके बड़ी तफसील से जवाबात दिए। ये वो प्रोसेस है जो आज से पहले भी हम देख चुके। 1990 की दिहाई में मियां नवाज शरीफ साहब भी यही काम किया करते थे और उस वक्त सिर्फ एक टीवी चैनल होता था, पीटीवी। तो पीटीवी ये सारा सिलसिला जो है रिकॉर्ड करके दिखाता था। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में भी हमने यही चीज़ें देखी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो पीटीवी में लाइव कॉल्स लिया करते थे लाइव प्रोग्राम के दौरान, और कॉल्स आती थी और पसे पर्दा क्या होता था उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील राजा साहब खुद गवाएं कि वो कॉल्स किस तरह से थ्रू होती थी या नहीं होती थी। और आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी यही सिलसिला हमने देखा। तो इसमें बुनियादी सवाल तो एक ये उठता है कि ऐसा क्या मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ तो तब्दीली की जमात थी कि जो काम नवाज शरीफ कर रहे थे, यूसुफ रजा गिलानी कर रहे थे, वही काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को क्यों करना पड़ा, और इसमें मुख्तलिफ क्या चीज़ है, और क्या बिल्कुल आवाम से रब्ता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यूसुफ रजा गिलानी की पार्लियामेंट में ऐसे अटेंडेंस बतौर वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा होती थी, मियाँ साहब की शायद काफ़ी कम होती थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अब जब भी ओकेजन डिमांड करती है कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया था जब हल्फ उठाया था कि मैं आवाम को जवाब दूंगा, और हर 2 हफ्ते बाद जैसे बरतानिया में होता है क्वेश्चन आवर होगा और उसमें आके सवाल जवाब का सिलसिला होगा। तो जो फोरम है पार्लियामेंट वहाँ पे नहीं और टीवी पे आके जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी, इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में इस सिलसिले पे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक पेट्रोलियम कमीशन बनाया था बिल्कुल, और इस पेट्रोलियम कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाकायदा तौर पे सामने आई थी, और इन रिकमेंडेशन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन इसका क्या किरदार है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम का क्या किरदार है, उन्होंने क्या कुछ किया क्या नहीं किया, फिर डीजी ऑयल का क्या किरदार है, दीगर अफसरान का क्या किरदार है, और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई, ओगरा के खिलाफ एक्शन वगैरह रिकमेंड किया था। लेकिन फिर काबीना का इजलास हुआ और उसमें फैसला हुआ नहीं जी कि इस पर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी जाए और वो अपनी रिकमेंडेशंस दे। हमारी इतलात हैं कि वो रिकमेंडेशंस भी आ गई, और इस हवाले से जब असद उमर साहब से आज से तकरीबन हफ्ता पहले गालिबन सवाल हुआ था, उन्होंने कहा कि उससे पिछले हफ्ते हम ये रिपोर्ट दे चुके हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन बाद आवाम पे ये बम एक तरह का गिरा दिया जाता है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज उनके मुफादात का दिफा करने के लिए, जी हाँ नाज़रीन, आपके मुफादात का दिफा नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के मुफादात का दिफा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि हर 15 दिन बाद हम तेल की कीमतें बढ़ाएंगे। और इस हवाले से मैं आपको दस्तावेजात भी दिखाऊंगा जिसमें यह रिकमेंडेशन पहली दफा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से आई, रिफाइनरीज की तरफ से आई, और फिर अनइलेक्टेड एडवाइजर जो हैं उन्होंने बैठ के किस तारीख को मीटिंग की और फिर क्या फैसला हुआ। तो अब बड़ा सवाल ये बनता है कि इलेक्टेड नुमाइंदे जाके जवाब दें, हमें भी आके बताएंगे जी क्या वजूहात है, और पीछे जो गेम्स चल रही होती हैं ये बिग कॉरपोरेट के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने, लेकिन आवाम पे बिजली का बिल, पेट्रोल का बम हमने गिराना है। तो ये रिकमेंडेशंस पे एक्शन होगा या इसको दबा लिया जाएगा, क्योंकि अरबपति मावने खसूसी अगर हों तो उनके फिर ताल्लुकात भी वैसे होते हैं, सिफारिशें भी वैसी होती हैं। तो क्या वो प्रिवेल कर गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे कि जी रिपोर्ट दबा दी जाए और अपने मिनिस्टीरियल कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक्शन नहीं होगा? इन तमाम मामलों पे नाज़रीन बात करने के लिए हमारे साथ इस्लाम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं इन सवाल जवाब पे नाज़रीन आऊँ, आज एक और 2 अहम मुलाकातें हुई। एक तो सियासी नौयत की मुलाकात थी जिसमें कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन के साथ मुलाकात की, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, मुनस इलाही साहब थे, वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब थे, और काफ लीग के ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एग्री किया है कि सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग को सपोर्ट करेगी, और मोस्ट लाइकली कामिल अली आगा साहब जिनके पहले भी सेनेटर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी सेनेट में परफॉर्मेंस भी रही है, बहुत नफीस आदमी भी हैं, अच्छे आदमी हैं, वकील भी हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर काफ लीग के कैंडिडेट के सपोर्ट करेगी। इस मीटिंग में आज काफ लीग के ज़राए कह रहे हैं कि यह फैसला हुआ और वज़ीर आज़म ने अश्योरेंस इस हवाले से दी। दूसरी अहम मीटिंग नाज़रीन जो हुई वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हुई। ये मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा सा लगता है कि तेज़
तेज हो गया है। और दिसंबर की अगर आप मुलाकात देखें तो कोरोना वायरस की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसमें एक वाज़ेह कमी आई है। और जनवरी में और अब फरवरी, पहली फरवरी को जो मुलाकात हो रही है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कम हो गई है, मास्क वगैरह भी उतर गए और काफ़ी अच्छे माहौल में ये बातचीत हो रही थी। तो मैंने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की जी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मामला हुए तो इसमें स्पेसिफिक क्या चीज़ थी। तो पता लगा कि जो अफगानिस्तान के मामलात हैं वो यहाँ पे ज़ेर बहस है। इस वक्त अफगानिस्तान में एक प्रोसेस चल रहा है, डायलॉग का प्रोसेस भी चल रहा है। तालिबान डेलीगेशन ने रशिया में भी मुलाकातें की हैं, ईरान में भी की हैं, लेकिन एक डेडलाइन है जिस पे कि यूएस फोर्सेस और नेटो फोर्सेस ने जाना था। अब वो शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद एक सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, तो जो पीस प्रोसेस है उसमें क्या मसाइल हैं शायद वो भी अंडर डिस्कशन आया। और सेनेट इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होगी, लॉ एंड ऑर्डर के क्या मामला, सिक्योरिटी के क्या मामला होंगे, शायद उस हवाले से भी बातचीत हुई। नाज़रीन, मिनिस्टर साहब से पहले तो जान लेते हैं कि सर यूसुफ रजा गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब दोनों वज़ीर आज़म थे, वो भी कॉल्स लेते थे, आज वज़ीर आज़म ने भी कॉल्स ली आवाम से, तो फ़र्क क्या है इसमें? देखिए, अगर पहले किसी ने किया है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। हमने तो ये एक इस समझ के किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि उनका एक डायरेक्ट रब्ता होना चाहिए अवाम के साथ, जिससे कि वो उनसे सवाल पूछ सकें, क्योंकि मीडिया में इतना टाइम नहीं मिलता जिससे कि हम पूरी अपनी जो सवालात हैं अवाम के जहनों में, जो उनकी मुश्किलात हैं या जो भी उनकी सजेशंस हैं, वो उनकी इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज का तो हमारा तो पहला तजुर्बा था और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा था। बल्कि मैं आपके वसातत से तमाम मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने के पूरे तकरीबन तमाम चैनल्स ने उसको पूरी कवरेज दी। और ये अहम भी है बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर से इफेक्टिव मीडिया मैनेजमेंट कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो गई है कि तमाम चैनल्स ने ये भी कट किया, और जो पीडीएम के मामला थे, पीडीएम तो अब गायब ही हो गई। ये भी आपकी इफेक्टिव मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा था कि पीडीएम जो इस्तीफे मांग रही थी, अब उसके पास एयर टाइम और एयर स्पेस भी वो नहीं ले रहे, आप कंपीट ही नहीं करने दे रहे। देखिए, मीडिया मैनेजमेंट तो किसी हद तक उसका रोल हो सकता है, लेकिन असल चीज़ जो है वो उनकी अपनी फ्लॉड किस्म की जो पॉलिसीज़ थी, जो कि उनकी पोजीशंस जो उन्होंने ली थी, वो नाकाबिल अमल थी। और दूसरी ये है कि उनको अवाम ने सपोर्ट नहीं किया। सबसे बड़ी जो थी कामयाबी यही थी कि अवाम ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जब अवाम की सपोर्ट आपके पास ना हो तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं देख रहा था वज़ीर आज़म की जो मुलाकात थी उसमें मुस्कुराहटें भी थी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब की। आप भी आज काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं, तो क्या ये वजह है कि ये सारे रिलैक्स हुकूमत हो गई है, आर्मी चीफ और सारी मुस्कुराहटें वज़ीर आज़म की भी, कि 31 जनवरी की डेडलाइन बड़े आराम से गुजर गई एंड एवरीवन इज नाउ रिलैक्स्ड? आप भी आज माशाल्लाह काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं। नहीं, मैं तो बहरहाल बात यह है कि ये जब भी हुकूमत को इस किस्म की जब डिस्ट्रैक्शंस मिलती हैं, जिसमें कि जिस तरह पीडीएम का था, वो तो हमें पहले से पता था, लेकिन ऑब्वियसली जब वो ख़त्म नहीं हो जाता तो वो पीडीएम तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई। बाकी जो मीटिंग्स हैं ये रेगुलर, देखिए स्टेट है, गवर्नमेंट है, जिसमें कि इश्यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह के आपने कहा भी कि अफगानिस्तान के साथ अमेरिका में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो ये सारी इंटरेक्शन, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक सारा एक जो पूरा निज़ाम है वो लगे कि ये इकट्ठा चल रहा है रादर देन मुख्तलिफ। तो कोरोना वायरस की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो एसओपी थोड़े रिलैक्स हो गए, क्योंकि फासले हम देख रहे थे जो दिसंबर में थे, एसओपी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही थी। अब मीटिंग जो चेयर्स हैं वो फासले कम हो गए। नहीं जी, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग थी उस वक्त ज्यादा फॉलो हो रही थी। नहीं, इस बात ये है कि इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब ओपन में बैठते हैं, तो ओपन में तो आपको पता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जनरली नॉर्मली रिलैक्स होती हैं। आपने इसलिए देखा है जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बाहर जो है तो उनको दे आर अलाउड। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं जी, इसमें हर चीज में मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं तो खुद अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। तक काबू पा लिया तो जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो कम हो गई है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो जो एसओपीज हैं वो तो अभी तक जो एनसीओसी है वो डिटरमिन करती है, लेकिन अगर इस मुलाकात की आप इस फुटेज की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कैमरा बाज़ औक़ात उसमें कम फासले ज्यादा नजर आते हैं और ज्यादा फासले कम भी नजर आते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की, और कैमरा बड़ी जालिम चीज़ है। आज से पहले नाज़रीन जब हम अखबारों में काम करते थे तो अक्सर होता था कि
बयानात दिए और फिर उससे मुकर गए और कहा कि जी साफ़ी जो है ये गलत बयानी करते हैं। लेकिन कैमरे का कमाल आप देखेंगे, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है और हमें भी आसानी हो जाती है कि आपको याद दिलाएं कि आपके लीडरान ने आपसे वादे क्या किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पेट्रोल के हवाले से नाज़रीन जब कीमतें बढ़ती थी तेल की क्या कहते थे, और जिस वजह से अवाम ने उन्हें पजीराई दी कि जनाब इमरान खान साहब आएंगे तो पेट्रोल की कीमतें, क्योंकि जो भी उन्होंने आगाही दी मतलब यही था कि मैं आऊँगा तो मैं पेट्रोल सस्ता करूँगा। क्या कहते थे आइए देखते हैं। डीजल के ऊपर 50% टैक्स है, जीएसटी 50% है, और अभी इसाकदार ने आज क्या और टैक्स लगेंगे मजीद, पेट्रोल पे टैक्स और मौलाना फजल रहमान पे टैक्स, सारी चीजें, डीजल महंगा, सब महंगा। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है। जब ये नून लीग आई थी तो $110 का पेट्रोल की कीमत थी, आज तेल की कीमत $44 है। बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत, हमें सिर्फ 35% कम की गई। यहाँ बाकी पैसा खा गए, आप अवाम का पैसा खा गए। हर 100 रुपया पेट्रोल खरीदने में खर्च करते हैं, 40 रुपया टैक्स पे जाता है, और अब वो IMF कह रही है 40 अरब रुपए के इस कौम पे मजीद और टैक्स लगाओ। इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। जी नाज़रीन, और इससे कौम को उम्मीद हुई कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ आएगी तो पेट्रोल पे इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे, GST कम होगा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के चार्जेस कम होंगे। असद उमर साहब पहले वजीर ख़जाना और अब मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, ये क्या बाग दिखाते, सब्ज बाग दिखाते थे हमें, आइए देखते हैं। गरीबों के लिए GST बढ़ा दिया गया इस साल डीजल के ऊपर, जिससे तमाम गरीब लोगों की जिंदगी मुतासर होती है। ट्रांसपोर्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, 34% GST तक पहुंचा दिया गया। गवर्नर साहब, कोर इन्फ्लेशन जो है वो दुगनी क्यों हो गई है? उसमें जाहिर है ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसका एक असर है। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स। ये होता है मईशी पॉलिसी जिस वक्त गलत बनती है तो उसके नुकसान जो है आवाम को उठाने पड़ते हैं। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिल्कुल आलमी मंडी के अंदर इसके अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन 15% जो रुपए की कदर गिरी है, तो 15% जो ऑयल, जो तेल की कीमत में इस वक्त पेट्रोल में, डीजल में कीमत में इजाफा है, वो सीधा 15% रुपए की डिवैल्यूएशन से हो गया। जी नाज़रीन, आपने सुना और मैंने आपको बताया था कि ये हुकूमत आपके मुफादात का दिफा नहीं कर रही, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुफादात का दिफा कर रही है, ऑयल रिफाइनरीज के मुफादात का दिफा कर रही है। मैं आपको नाज़रीन 8 जून का ये मिनट्स ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग का डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें बड़े वाज़े अल्फाज में अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखें तो इसमें अली उस्मान साहब जरा दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा दीजिएगा प्लीज़। तो उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग जो हुई थी उसमें ये रिफाइनरीज की तरफ से और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से ये मशवरा आया कि जी 15 दिन की कीमतों का, 15 दिन के बाद कीमतों का तयन किया जाए। और इस हवाले से फिर 10 जून 2020 को बाकायदा तौर पे ECC ने कमेटी कायम की, यानी कि 2 दिन बाद, और 18 को फिर एडवाइजर फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑन रिफॉर्म एंड ऑस्टेरिटी इशरत हुसैन साहब, नदीम बाबर साहब और दीगर लोग, पेट्रोलियम के नदीम बाबर साहब हो गए, कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब, वो तमाम अनइलेक्टेड नुमाइंदे ये बैठे और इन्होंने एक तजवीज़ दी कि जनाब बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो प्रेजेंटेशन दी वो नदीम बाबर साहब ने दी कि जी प्राइसिंग सिस्टम जो है वो 15 दिन की बेसिस पे कर दिया जाए। और फिर वो ECC के पास गया और वहाँ से काबीना और पूरी वफाकी काबीना ने ये अप्रूव कर दिया। ये मैं सबूत के तौर पे मिनिस्टर साहब के सामने पेश कर रहा हूँ। मिनिस्टर साहब चलें, पेट्रोल पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जितनी सारी बातें हुई, आपने तो आवाम का दिफा करना था, आवाम के मुफादात का, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज का दिफा कब से शुरू हो गया? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि मैं इससे तो एग्री नहीं करूंगा कि हम आवाम की इंटरेस्ट को नहीं देख रहे, बल्कि टू द कॉन्ट्री कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे कि हमने कोविड जैसी एक पेंडेमिक को इतनी कामयाबी से हमने एड्रेस किया, उसको कंट्रोल किया, जबकि दूसरे दुनिया में के ममालिक में एक अजीब इकोनॉमीज के साथ पूरा भूचाल आया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में हमने तो इस पेट्रोलियम की प्राइस को, कोशिश तो यही है हमारी कि कम से कम हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी मुतहर्रिक हो गई है।
तो हम चाहते हैं कि ये बजाय इसमें कि इस पे ब्रेक्स लगें या इसमें थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हो, हम चाहेंगे कि ये आगे चले। तो कैसे चलेगी आगे? नहीं, आप लेकिन जो फैसले नहीं, ये तो के कर रहे हैं, आप सर पढ़ लेंगे, मेरा तो डॉक्यूमेंट नहीं है आपका। देखिए मैं इस वक्त तो मैं प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग का है। अगर मैं ये पहले पढ़ के आया होता, अच्छा चलें, ये वाली रिपोर्ट तो आपने पढ़ ली होगी, पब्लिक देखें, की है, आप ही की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देखिए, गवर्नमेंट ने मैं की है। आपको इसमें सर रिकमेंडेशंस थी अबाउट टेकिंग एक्शंस के जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने पेट्रोलियम क्राइसिस किया, और ये क्रेडिट वजीर आजम को जाता है कि उन्होंने ये कमीशन बनाया। कमीशन बनाने के बाद उसकी रिकमेंडेशंस पे अमल भी होता है। चले, हमने कहा कि अमल हो जाएगा, लेकिन उस पर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, मिनिस्ट्रियल कमेटी की भी रिकमेंडेशन आ गई है, और मेरी इतलात ये है कि उन्होंने एक फोरेंसिक ऑडिट भी रिकमेंड किया है। और जब तक फोरेंसिक ऑडिट हो, नदीम बाबर साहब साइड पे हो जाए और सेक्रेटरी एनर्जी, डीजी ऑयल और इमरान अब्रो जिनका नाम इस रिपोर्ट पर है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं हो रही और क्यों दबा दी गई है इतने अरसे से? देखिए, मैं तो नहीं समझता हूं, हमारी तो यही कोशिश होती है कि जब हम कमीशन अनाउंस करते हैं तो उसका मकसद यही होगा कि एक तो ये है कि जो भी उसके मुतल्लिका अफराद, अगर कोई ऐसा, चाहे वो डिसीजन मेकिंग फ्लॉट थी या अगर उसमें कोई गलत बात है, वो सामने आए। ठीक है, अब उसके बाद एक प्रोसेस होता है जो कि टाइम्स गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा टाइम ले लेता है। तो ये ना समझें कि ये रिपोर्ट जो कि हमने की है इतनी, फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है, हो सकता है कि कल परसों की या उसकी एनर्जी कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में ये आए, तो हम इसको जाहिर है कि हम बिल्कुल आवाम के सामने पेश करेंगे। बिकॉज हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे उन लोगों को जिनकी वजह से हमारी हुकूमत पे बुरा नाम आए? हम क्यों करेंगे? जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इज एन ऑनेस्ट मैन। बाकी इसी तरह जो भी लोग हैं, हमारी हुकूमत है ही इसी मकसद के लिए कि हम ट्रांसपेरेंसी भी लाएं और एहतसाब भी लाएं। बिल्कुल ठीक है मिनिस्टर साहब, इसी पे आप ही के कुलीग असद उमर साहब से जब सवाल हुआ, अब ये रिपोर्ट वजीर आजम ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी, आफ्टर दिस एक रिपोर्ट आने के बाद एक और मिनिस्ट्रियल कमेटी, और उस मिनिस्ट्रियल कमेटी ने कहा एक फोरेंसिक ऑडिट भी होगा। चलें ठीक है, लेकिन वो रिकमेंडेशंस के हवाले से जब सवाल हुआ असद उमर साहब से, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पेट्रोल कमीशन रिपोर्ट जो है उस पर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, सिफारिशात जा चुकी हैं, उसको भी तकरीबन कोई हफ्ता तकरीबन होने वाला है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी आप आवाम को बताएं कि उसका असल कौन जिम्मेदार थे, क्या उनकी जिम्मेदारी डाली भी जा रही है या वही मट्टी पाव वाली रिपोर्ट है? वो हमारी रिपोर्ट मुरतब हो गई है, वो जमा करा दी गई है, वजीर आजम को प्रेजेंटेशन भी कर दी गई थी। वजीर आजम को प्रेजेंटेशन भी कर दी गई, और ये 21 तारीख का था, और 21 तारीख से जो सवाल था कि हफ्ता पहले वो सबमिट हो चुकी है। तो एक्शन देखिए, या दबाने का जो फुटेज है, नहीं क्यों दबाएंगे हम? अगर हम ऐसी बात होती तो हम ये करते ही ना। अगर हमारी 21 तारीख को हुई है, 9 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, उससे हफ्ता पहले सबमिट हो गई थी। सबमिट हो गई है तो देखिए जी, प्राइम वो कहते हैं असद उमर साहब को, वो भी सुना दूंगा मैं आपको। नहीं, मैं देखें, इस तरह तो आप कुछ भी सुना सकते हैं, और जाहिर है कि सर मैं मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है। नहीं, मिनिस्टर अच्छा साहब चले, ने कहा है। अगली चीज आती है, एलपीजी भी बढ़ा दी है। आप लोगों की हुकूमत जब आई थी उस वक्त जो सिलेंडर मिल रहा था 11.8 के किलो का, वो 1500 था, अब वो 1863 रुपए का हो गया है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप पास्ट को देखें, मसलन पीएमएलएन की 2013 की बात कर लेते हैं, आप फिगर्स दे रहे हैं ना, तो मैं भी कोई फिगर दे दूं कि अगर 2013 में जो पेट्रोल की प्राइस थी 112 रुपए कुछ पैसे, 60 पैसे या वटेवर, ठीक है, अगर हम उसको आज की कीमत में कन्वर्ट करें तो उस हिसाब से जो डॉलर का उस वक्त रेट था 106 के करीब था, तो वो इस वक्त हमारी जो पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी वो कोई 151 रुपए होनी चाहिए थी। ये डॉलर है, ये इंपोर्ट होती है चीज, आपको पता है, मैं सिर्फ आपके अवाम के लिए बोल रहा हूँ। पर बैरल पेट्रोल की प्राइस क्या थी? नहीं, वो भी तो ज्यादा नहीं, पेट्रोल की प्राइस 52 रुपीज थी, और 52 डॉलर थी। डेवलपमेंट लेवी कितना था? अब देखे ना, उसमें तो वो ज्यादा होगा। हमारे वक्त में तो हमारा जो पीडीएल है वो कोई तकरीबन 32 रुपए प्लस जीएसटी है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी कितना है सर? आई थिंक इट्स अराउंड 17%। 17 जमा 32 49 ये 49 रुपीज ये आवाम से लिए जा रहे हैं। देखें, मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसी बात है, लेट्स कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स। अब हो रहा क्या, ये पाकिस्तान है, इसमें पेट्रोल की कीमत कोई 109 रुपए हुई है अभी विद ऑल द हाइक्स, ठीक है। आप अगर ले लें इंडिया को 176 रुपए 66 पैसे, फिर अगर आप बांग्लादेश को ले लें 123 रुपए, फिर अगर आप नेपाल को ले लें 123 रुपए, और पाकिस्तान में है 116, यानी पूरे रीजन में हमारी सबसे कम।
उधर तो कोई ये स्कैंडल्स नहीं हुए हैं ना, जिस तरह आप कह रहे हैं, उधर तो रिपोर्टें नहीं, जब उधर कोई मेरी इशू ही नहीं। रिपोर्ट तो नहीं, आपकी हुकूमत की बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं, है, मैं ये कह रहा हूं, अरबों 200 मैं ये कह रहा हूं, 200 अरब रुपए से जायद के घपले आइडेंटिफाई हुए हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि वो भी हमारा क्रेडिट है, और जो हम आपको बता रहे हैं कि जो एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि स्टिल हमारी जो कीमतें हैं बहुत कम हैं, बहुत टैक्स भी कम है। ये अगर आप पूछे किसी इंडियन से कि जी 176 रुपए क्यों है पेट्रोल पंप, आप जो है तो ज्यादा टैक्स ले रहे हैं व्हाटएवर, लेकिन कीमतें हमारी उस लिहाज से बहुत कम है, बिकॉज हमारी कोशिश यही है हमारी गवर्नमेंट की कि हम कम से कम वो दे सके, चीजों को महंगाई कर सके। बिकॉज जब पेट्रोल महंगा होता है तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, चीजें बढ़ती हैं। तो हम तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी विल बी द हम आखिरी लोग होंगे जो कि चाहेंगे कि गैर जरूरी तौर पे, काफी दिन हो गए एक बाकायदा तौर पे सब तर्जुमान आपके, तो मैंने शायद कम ही देखा हो क्योंकि आप ऐसे मामलात में पढ़ते नहीं जब तक कंफर्म हो कि जी करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, सरप्लस हो गया। अब कितना सरप्लस है हमारा, अभी क्या फिगर? देखें अभी नहीं है सरप्लस, बिकॉज उसकी वजह तो डायरेक्शन सही कर दी थी इकोनॉमी की, क्या हुआ? देखें हमने तो डायरेक्शन उस सूरत हाल में कम की थी जिस तरह के आपको पता है कि तकरीबन 20 अरब डॉलर हमारा जो ट्रेड गैप था, ठीक है ना, ट्रेड गैप नहीं, ट्रेड गैप तो हमारा 40 बिलियन डॉलर था, लेकिन तरसीलात वगैरह को मिला के हमारा जो फिर भी जो डेफिसिट होता था वो कोई 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसको हम जीरो पे ले आए, कंसिडरिंग जितनी भी मुश्किलात, कोविड, क्या कुछ नहीं हुआ, उसको हम जीरो पे ले आए। अभी जाहिर है अब इकोनॉमी चलनी शुरू हुई है। नंबर वन, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल थी तो वो करंट अकाउंट सरप्लस था। नहीं, इकोनॉमी बंद कर दे हमारी टॉप प्रायोरिटी थी नहीं, बिकॉज हमारे पास डॉलर थे नहीं अरशद, हमारे पास डॉलर थे नहीं। अब जो है तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गई। इंपोर्ट किस वजह से ज्यादा बढ़ी हैं? वो हुई है शुगर की वजह से और वीट की वजह से। हमने इंपोर्ट किए हैं तकरीबन 1 कुछ अरब डॉलर इसमें हमारे लग गए, इसलिए जो है तो ये इस तरह हुआ। वो मुल्क जो गंदम भी पैदा करता था, चीनी भी और एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट करें, इसकी तफसीली बात नहीं, अभी मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। मैं देखे अरशद, जो गंदम या चीनी, खासतौर पर मैं आपको गंदम के बता दूं, देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ है। कटाई के वक्त अगर बारिश हो जाए, बारिश पहले हो जाए, लेट हो जाए, तो इससे इफेक्ट हमारी 1.2 मिलियन टन की शॉर्टफॉल थी, ठीक है ना। तो इस किस्म की जो सीजनल वो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना। शुक्रिया वफाकी वजीर शिबली फराज प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनसे PDM के मामला जानेंगे और नो कॉन्फिडेंस वोट उन्होंने लेके आना है, उसका क्या बना, सेनेट इलेक्शंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, अभी मैं मिनिस्टर साहब शिबली फराज साहब से पूछा था, वो कहते कि 2013 में जो नून लीग ने कीमतें रखी थी अभी भी हम उससे कम चार्ज कर रहे हैं, और आप मुवाजना कर लें तो हमारी तो काफी बेहतर पॉलिसी है। सही है, सही टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने कंपैरिजन दिया इंडिया का, नेपाल का, दीगर ममालिक का कि उससे भी सस्ती हैं। शिबली फराज साहब नए वजीर बने और यही कहना है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, इस वक्त ब्रेंट है $50 का ब्रेंट है। हम जो तेल खरीदते हैं ना ब्रेंट पे खरीदते हैं, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है। तो 50 पे हमारे जमाने में जो टैक्सेशन थी, जब उसको करते थे 50 पे तकरीबन 55-60 रुपए का, 65 रुपए इसके लगभग कीमत बनती है पेट्रोल की, जो आज होना चाहिए। ये एडिशनल टैक्सेशन तकरीबन 40 रुपया लगाई गई है इस हुकूमत की तरफ से, जो आज तकरीबन 1.25 साल से लगी हुई है। तो वो हर जो आप लीटर खरीद रहे हैं, आप तकरीबन उसमें 50 रुपए से ज्यादा पैसा आता है, ये जाता कहां से? ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है तकरीबन 30 रुपए, मिनिस्टर साहब तो कहते हैं शायद 32 रुपए, और 17% GST। तो ये सारा पैसा इकट्ठा होकर जाता कि तरक्याती फंड जो MNAs MPS को अभी बांटे जा रही हैं उसमें जाता है? जी, ये 50-55 रुपए बन जाता है फी लीटर। यानी आप जो आज खरीद रहे हैं 1 लीटर, आधे से ज्यादा पैसे हुकूमत टैक्स में ले रही है, वो उस पेट्रोल की कीमत नहीं है। पैसा कहां जाता है? पैसा हुकूमत के रेवेन्यू में जाता है। आप उसको MNAs को बांट दें, आप कोई अच्छा काम कर लें, मोटरवे बना लें, कोई पावर प्लांट बना लें, ये आपकी मर्जी है।
तो ये जो ट्रेडिशन थी, और इस पे बल्कि मैं आपको सुना देता हूँ, वजीर आजम इमरान साहब नाज़रीन कहते थे कि करप्शन की इब्तिदा यहाँ से होती है कि MNAs MPS को तरक्याती फंड दिए जाएं। क्या कहते थे, आइए देखते हैं। हमने ये जो लानत है ना डेवलपमेंट फंड्स की, ये जो इन्होंने 94 अरब रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के MNAs को दे रहा है, ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर MNAs और MPS को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। ये कोई नजरिए के लिए साथ नहीं होते, इनको खरीदा जाता है। ये जो सियासत चली है यहाँ से जरदारी की और नवाज शरीफ की, ये सिर्फ पैसे को इस्तेमाल करते हैं लोगों को खरीदने के लिए। इस तरह करप्शन ऊपर से शुरू होती है। 94 अरब रुपया आपने बांट दिया था, करप्शन ऊपर से शुरू होती है, तो ये हुकूमत भी वही कर रही है या अभी तक इन्होंने इस पॉलिसी पे अमल नहीं किया आपकी? हमारे रिकॉर्ड इनके पास है, बता दें कौन सा 94 अरब है, बता दें। हमने डेवलपमेंट जरूर की है। तरक्याती फंड MNAs MPS को देने, कोई तरक्याती फंड नहीं बांटा गया, आप चेक कर लें। पूरे 5 साल नून लीग जी के। रिकॉर्ड इनके पास है, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कोई तरक्या डेवलपमेंट फंड ना MNAs को दिया गया ना MPS को दिया गया? MPA को पंजाब हुकूमत स्कीम्स दे दी थी, MNAs को कोई स्कीम नहीं दी गई। MNAs को मैंने MNAs को नहीं, हलकों में जहां गैस लग सकती थी, बेपनाह गैस की डेवलपमेंट हमने की। हमने जितने 50 साल में मीटर लगे थे उसके 50% मीटर हमने 5 साल में लगाए। वो काम हमने किए, सब कुछ हुकूमत का रिकॉर्ड है। बता दे कहां पर। फिर आपकी एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपने उनको मीट करने के लिए कुछ खर्चा करना होता है, उसमें कुछ स्कीम आइडेंटिफाई कर देते थे MNA या MPA, इसके अलावा कोई फंड्स नहीं दिए गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ऑपोजिशन, इत्तेहाद, इसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ये हर आदमी सवाल करता है कि आपने 31 जनवरी कहा था, हमने हुकूमत को कहा था कि इस मुल्क के लिए बेहतर है कि आप इस्तीफा दें और अवाम को एक दफा फिर मौका दें कि वो काम कर सके, वो एक अपनी चुनाव कर सकें, क्योंकि हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। हुकूमत कोई काम नहीं कर पाई और ना कर सकती है। मैं मोटी मोटी बात, हम जब आए हैं 28,000 अरब का कर्जा था पूरे मुल्क का, जो 1947 से आज तक लिया गया था। आज वो 45,000 अरब पे चला गया, यानी 17,000 अरब रुपया ये हुकूमत 2.5 साल में ले चुकी है। ये सस्टेनेबल नहीं, आपका मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत कहती है आप लोगों ने जो कर्जे लिए थे पिछली हुकूमतों ने, वो वापस करने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं। माजरत से कहता हूं, अगर ये कहता है तो फिर उसको अलफ बे नहीं आती इकोनॉमिक्स की। आपने सिर्फ पेट्रोल की मद में अपने टैक्स देख लिया कि 15 से 55 पे चला गया है। हमारे जमाने में मई 31 को 15 रुपए की टैक्सेशन थी 1 लीटर पेट्रोल पे, आज 55 है। उसके बावजूद आप कर्जे लिए जा रहे हैं। आपकी आधी इनकम पोर्ट से आती है। जब आप रुपये को डिवैल्यू करते हैं, जो उन्होंने 40% डिवैल्यू किया, वो इनकम बढ़ जानी चाहिए थी। अगर चले 40% ना बढ़ती, 30% बढ़ जाती। 15, यानी एक अजीब सा आलम है कि हमारे मुल्क की मईशत डूब गई है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। आज वजीर आते हैं, हर किस्म की गलत बयानी में, झूठ में गलत लफ्ज हो जाता है, गलत बयानी करके चले जाते हैं। जो अपोजिशन जमातें, इत्तेहाद है, इसका मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है साल 2021 में कोई? जी बिल्कुल। देखिए, PDM जो है, PDM एक नुक्ते पर इसका इत्तेहाद है, और वो नुक्ता है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। मैं PDM को पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी समझता हूं कि इक्तदार के लिए नहीं, मुल्क को आइन पर चलाने के लिए आज हर नौयत की जमात PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको हम पिछले 73 साल से गद्दार कहते रहे। नेशनल पार्टीज भी शामिल हैं, रिलीजियस पार्टीज भी शामिल हैं, लिसानी बुनियाद पर चलने वाली पार्टी भी शामिल हैं, मेन स्ट्रीम की पार्टियां शामिल हैं। जिन पार्टियों ने 70% पाकिस्तान में वोट उठाया है, वो आज एक प्लेटफॉर्म पर हैं और एक बात कर रही है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चला। आइन के मुताबिक ही तो चल रहा है। वजीर आजम ने आइन के मुताबिक हल्फ लिया, हुकूमत काम आइन के मुताबिक कर रही है, तो आपको कहां लगता है कि आइन के मुताबिक नहीं चल रहा? माजरत से, अगर चल रहा है तो ठीक है, चलाएं। तो फिर ऑपोजिशन एहतजाज किस पे कर रही है? मैं इसी बात पे कर रही है कि मुल्क नहीं चल रहा आइन के मुताबिक। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको लग रहा है कि आइन के मुताबिक नहीं चल रहा?
देखिए, ये लंबी डिबेट हो जाती है ना। आपके इलेक्शन आइन के मुताबिक हुआ, ना उसके बाद जो हुकूमत बनी वो आइन के मुताबिक है। आज क्या अदलिया आइन के मुताबिक फैसले कर रही है? क्या मीडिया आइन के मुताबिक चल रहा है? क्या आपका पार्लियामान आइन के मुताबिक चल रहा है? क्या आज सूबे जो हैं उनकी रिलेशनशिप आइन के मुताबिक है वफाक के साथ? आज तो हर शोबे में परेशानी ही परेशानी नजर आती है। पार्लियामेंट में आज सीपैक अथॉरिटी बिल पेश हुआ, आप अपोजिशन जमातों ने बिल की कॉपी फाड़ दी। तो ये जो बिल की कॉपी फाड़ना ये आइन के मुताबिक चलाने में हुकूमत तो कह रही थी हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो इसमें किधर वायलेशन हुकूमत किधर कर रही है? वायलेशन तरीका होता है ना पार्लियामान चलाने का। आप बिल लाते हैं, कमेटी में ले जाते हैं, वहां उस पर डिबेट कराते हैं, आप एक अथॉरिटी बना रहे हैं। अथॉरिटी का मकसद क्या है? अथॉरिटी की जरूरत क्यों पेश आई? ये क्या करेगी अथॉरिटी? ये किसी के पास जवाब नहीं है। आप वहां से 10 मिनट में पास करा के असेंबली फ्लोर पर ले आते हैं, आज ही पास करें। भाई डिबेट कराएं, क्यों डिबेट से डरते हैं? जो इस पार्लियामान में डिबेट ना हो सके, आज 2.5 साल में पाकिस्तान के एक इशू पर डिबेट नहीं हो पाई। आज भी बिजली की महंगाई पर हम डिबेट करना चाहते थे, उस पर डिबेट नहीं हो पाई। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी, नहीं डिबेट हो पाई। महंगाई पर वजीर आके झूठ बोल देते, महंगाई कम हो गई है, लोग चीखें मार रहे हैं। आप जब घर जाएं, अपना बिजली का बिल देखें और जितने जो बिल है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। 30 रुपए फी यूनिट से ऊपर का नंबर आएगा आपका। ये अभी सर्दियां हैं, तो ये जुल्म इस मुल्क के साथ मत करें। आज हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इस बात का इतराफ कर लें। तो अपोजिशन के पास रास्ता क्या है अब? देखिए, रास्ता हमारे पास, हमने पब्लिक मोबिलाइजेशन कर दी है, हमने इशू को उजागर कर दिया है कि ये जो हाइब्रिड निजाम है ये नाकाम हो गया। हाइब्रिड निजाम वो क्या होता है? हाइब्रिड हमें बताया जाता है कि हाइब्रिड निजाम है। आज हुकूमत जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं हुकूमत पर, फौज है, इंटेलिजेंस है, जुडिशरी है, मीडिया है, नैब है, हम सब इकट्ठे हैं, मुल्क को दुरुस्त कर रहे हैं। और मुल्क की हालत आप देख लें, हर आदमी कहता है। तो ये इतने सारे आज नैब भी दुरुस्त कर रहा है, वज़ीर आज़म भी दुरुस्त कर रहा है, फौज का भी दावा है, इंटेलिजेंस के इदारे भी साथ हैं, मीडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आजाद है, जुडिशरी भी इस तरह चल रही है। मीडिया की आजादी का आपको कैसे इल्म है? मैं आइन के मुताबिक मैं कह रहा हूं मीडिया आजाद है। आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे नहीं है तो मेरी बात दुरुस्त साबित हो। नाज़रीन एक वक्फा लेता हूं और वक्फे के बाद सेनेट आबाद के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब से जानेंगे कि उस हवाले से जो स्ट्रेटजी है और ओपन बैलेट को अपोज क्यों कर रहे हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खान अब्बासी साहब, सेनेट इंतखाबात, वज़ीर आज़म ने आज भी जब टेलीफोन कॉल दे रहे थे तो जवाब में कहा कि जो अपोजिशन नहीं चाहती कि इन इंतखाबात से करप्शन ख़त्म हो, मैं तो ओपन बैलेट से करवाना चाह रहा हूँ और लेजिस्लेशन आ रही है, पता लग जाएगा कि कौन करप्शन को सपोर्ट करता है। आप लोग क्यों अपोज कर रहे हैं इसमें ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात? प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में कम आते हैं, कम अरसा गुजारा है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई खेल नहीं होता कि आप उसको आज इधर मोड़ देंगे, आज इधर तोड़ देंगे, आज ये चेंज कर देंगे, आज वो चेंज कर देंगे। हर चीज़ लिंक्ड होती है आपस में। मसलन अगर आप, पहली बात है सेनेट का जो इलेक्शन है वो बाय शो ऑफ हैंड्स हो नहीं सकता, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। आपने प्रेफरेंसेस देने होते हैं, शो ऑफ हैंड से कैसे देंगे? हो सकता है एक उंगली खड़ी की, आधा हाथ किया, जी हाथ थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं कर सकते जी, सारे इधर मोड़ दिए उधर मोड़ दिए, कर सकते हैं। तो अब इशू क्या है? इशू आप सीक्रेसी ऑफ बैलेट को रिमूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूं। कौमी सूबाई के भी रिमूव कर दें, उससे क्या होगा? सबको पता होगा कि अरशद शरीफ साहब ने किसको वोट दिए। गांधी का इशू ही खत्म हो जाएगा, बाहर लिस्टें लगी होगी, अरशद शरीफ साहब ने इमरान खान को वोट दिया, सबको पूरे पाकिस्तान को पता होगा। सीक्रेसी ऑफ बैलेट क्यों किया जाता है, पूरी दुनिया में क्यों किया जाता है, ये भी जरा प्राइम मिनिस्टर पता कर लें, फिर उनको बात समझ आ जाएगी। वोट एज पर कॉन्शियंस। जी, वोट एज पर कॉन्शियंस। कल आपसे कोई बदला ना ले सके या आपको बेनिफिट ना दे सके उस वोट का। ठीक है, अब बात है सेनेट इलेक्शन की। सेनेट का अदम एतमाद तो अभी भी सीक्रेट बैलेट पे है, लेकिन सेनेट की वोट जो है वो ओपन इसलिए कि आपको खुद डर है, क्योंकि आपने वोट खरीदे। जो 14 लोग बिके थे सेनेट के अदम एतमाद में, उनको खरीदा किसने था? हम बिकने। Fly with PIA and save gold.
Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.